और ख़ास तौर से अनपढ़ भारत तो इनका बहुत बड़ा सपना है जिसको इनको पूरा करना ही करना है। क्योंकि 12 साल में हम विश्व गुरु तो बन गए हैं, लेकिन साथ साथ एक भी विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में नहीं है। 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है, 300 में भी नहीं है। उससे नीचे हमारे विश्वविद्यालय आते हैं दुनिया की। आप चाहे कितना कैंपेन चला लीजिए शटडाउन जेएनयू का, कितना बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, आपका खुद का डेटा बार बार इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि जेएनयू इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। फिर इस तरीके के करप्शन के लिए जो वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका इस्तीफा होना, क्या उसको अपने पद से हटाए जाना इस देश को, देश के स्टूडेंट्स को सर्व करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? तो अभी अविनाश जी ने काफ़ी डिटेल्ड में समझाया कि किस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर मनमाने ढंग से रिक्रूटमेंट कर रही हैं और सारे नियम कानून एक्ट में लिखी हुई बातों को ताक पे रख के ये सब कुछ किया जा रहा है। और करीब करीब 210 रिक्रूटमेंट की बात वो बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वाइस चांसलर के द्वारा की गई है। इसमें एक बात और है कि जब ये सारा खेल होता है तो इसके साथ साथ जो आरक्षण का हक है समाज के दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी को, वो भी मारा जा रहा है। जब आप एनएफएस करके मनमाने ढंग से अपने लोगों को रिक्रूट करना चाहेंगे तो उसमें ये जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं आप उसका भी घपला करते हैं, उसको भी मारते हैं। और ये बड़े पैमाने पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। उसका भी एक हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा था, वो जवाब मेरे पास है, मैं वो आपको दे दूंगा। तो एक खेल ये भी होता है। देखिए, जेएनयू के ऊपर निगाह क्यों है? निगाह इसलिए है कि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इनसे टकराता है वैचारिक रूप से, जो इनसे लड़ता है इनकी नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़, इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति के ख़िलाफ़। और अख्तर साहब ने ठीक कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे ये मारना चाहते हैं। और ख़ास तौर से अनपढ़ भारत तो इनका बहुत बड़ा सपना है जिसको इनको पूरा करना ही करना है। क्योंकि 12 साल में हम विश्व गुरु तो बन गए हैं, लेकिन साथ साथ एक भी विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में नहीं है। 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है, 300 में भी नहीं है। उससे नीचे हमारे विश्वविद्यालय आते हैं दुनिया की रैंकिंग में। और ये सब कुछ विश्वगुरु के नेतृत्व में हुआ है। तो एक अनपढ़ भारत बनाने का, एक नफ़रत भरा माहौल बनाने का भारत तभी बनेगा और वो सपना तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होगा जब विश्वविद्यालयों में ऐसे वीसी बैठेंगे, जब ऐसे रिक्रूटमेंट्स होंगे जो उनके मन मुताबिक हैं, जब ऐसे विश्वविद्यालयों से वो अपना आरएसएस का एजेंडा चला। अब तो शाखा उखा भी लगने लगी है आप लोगों के यहाँ। तो ये सब जब चल पाएगा तो इसके कारण से ये है। और थोड़ा सा एक शिकायत आपसे ज़रूर है कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लेट कर दी, वरना आज अंतिम दिन था, इतने दिन तक पार्लियामेंट चली, तो ज़रूर मैं इसको किसी न किसी तरीके से तो हल्ला गुल्ला करके वहाँ बोल देता ये मामला आपका। कोई बात नहीं, इसमें जो भी पत्र लिखने की ज़रूरत होगी, कहीं आपके साथ आंदोलन करने की ज़रूरत होगी, और कहीं इसको जब अगला सत्र होगा उसमें संसद में उठाने की ज़रूरत होगी। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ और आपकी मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। जो भी, जैसे भी आप मुझे इसमें मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। दूसरी बात, आई थिंक मैं वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से सर ने छोड़ा। जो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि जब वो दिल्ली आए थे तो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हुए, बहुत साधारण से परिवार से आते हैं, और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ही रिज़ल्ट होता है कि आज सर यहाँ पर बैठ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ सर की कहानी नहीं है। ये कहानी, आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहानी होती है।
ये कहानी जो आम लोगों के सपनों को सच करने की कहानी होती है। आम साधारण परिवार से आने वाले लोग जिनकी इससे पहले की पीढ़ी शायद हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाई थी, और ये इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की देन होती है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुंचते हैं और आगे जा कर के ये देश में मीडिया में, गवर्नेंस में पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं। ये देश खुद को कैसे देखेगा, समझेगा, ये चीज़ डिसाइड करते हैं। और आज के समय पे जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पे हमला है वो इस सपने पे हमला है कि आम लोग जो समझते हैं कि एक बेहतर दुनिया पॉसिबल है, और ये सपना उन्हें यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से मिलता है। ये सपना फलता फूलता इन स्पेसेस में है, इनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में है। इस सपने के ऊपर ये हमला है। जब हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पढ़ते हैं, और इनफैक्ट जो साथी JNU में आते जाते रहते हैं मीडिया के, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो 7 केसेस को देखते हैं, लेकिन अगर आप JNU के स्टूडेंट से बात करेंगे, आपको हर स्कूल में, हर सेंटर में न जाने इस तरीके के कितने केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे इस तरीके से टीचर्स जब क्लास में एंटर करते हैं, पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो वो कितने इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और इनफैक्ट सिर्फ इनएक्सपीरियंस नहीं है, उस जिस फील्ड में वो एकेडमिशियन बन के आए हुए हैं उस फील्ड के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, एक पॉलिटिकल फेवर गेन करके वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये बात कितनी अपेरेंट हो जाती है हम स्टूडेंट्स के लिए। ये बात आप सब लोगों के लिए जो मीडिया के साथी हैं, जो JNU आते जाते रहते हैं, ये शायद नई चीज़ नहीं होगी। ये भी शायद नया नहीं होगा आपके लिए कि वो तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो DU में, JNU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं और सालों का उनका एक्सपीरियंस है। वही कॉलेजेस, वही यूनिवर्सिटीज़ हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते रहे हैं। हर साल वो उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ यहाँ पे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो न जाने कितने केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे टीचर्स का सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब भर्तियाँ निकलती हैं तो इंटरव्यू में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को फेवर करने के लिए एक्सपीरियंस टीचर्स को आप उन लिस्ट से बाहर कर देते हैं। जब आप ये करते हैं तो ये सिंपली इसकी बात नहीं होती है कि अच्छा जो सत्ता में आता है वो तो अपने लोगों को भरता ही है ना। ये समाज का सच नहीं है। अगर एक पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका काम ये है कि वो अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स प्रोड्यूस करेगा। देश खुद को कैसे देखेगा, समाज में क्या समझदारी होगी, चीज़ों को कैसे समझा जाएगा, उस डिस्कोर्स को सेट करेगा। और अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आगे आने वाले जनरेशन्स की सिटीजनरी की नींव रखी जाती है, वहाँ पे जिन लोगों को ये नींव रखनी है वो ऐसे लोग होंगे जिनका इंटेंशन ही नहीं है पढ़ाना, जिनका इंटेंशन ही नहीं है एजुकेशन, लर्निंग को नर्चर करना, प्रमोट करना। वो इसको सिर्फ एक जॉब की तरह देखते हैं। और वो वाइस चांसलर्स जो ना तो खुद एलिजिबल हैं, जो खुद इस तरीके के करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी अपने ऊपर लेकर के अपॉइंट हो रहे हैं इन्हीं पॉलिटिकल फेवर्स की वजह से, उनके अंडर हम लगातार देखते हैं कि देश के सेंट्रल विश्वविद्यालयों में इस तरीके का करप्शन, इस तरीके के स्कैम्स जहाँ पे साफ सीधे तौर पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो हम देखते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से जो लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं 8 साल के एक्सपीरियंस का, उनको अपॉइंटमेंट, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है IQAC के माध्यम से। जिनका बेसिक पब्लिकेशंस का वही गाइडलाइंस जो सरकार की ही UGC बनाती है, वही गाइडलाइंस सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए वाइस चांसलर्स वायलेट करते हुए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ये आप ही का सिस्टम है, इसके रूल्स आप ही के हैं, और इन्हीं रूल्स को वायलेट करके आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आज के समय में बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस देश भर में जो स्टूडेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, जो फैकल्टी मेंबर्स अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
उनके संघर्ष को देखेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, जिसमें एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी, ऑफ कोर्स ऑटोनॉमी एक चीज़ है, फी हाइक के खिलाफ लड़ाई एक चीज़ है, करिकुलम को सेट करने की आज़ादी एक चीज़ है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन ना हो ये एक चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल रूप से जो लड़ाई है, जो फंडामेंटल आइडिया पे हम लोग लड़ रहे हैं, वो आइडिया ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो किसी भी देश के आइडियाज़ को रेगुलेट करने, जेनरेट करने की जगहें होती हैं, उन पे अटैक करके उनका एक पॉलिटिकल रेजिमेंटेशन हो रहा है। चाहे हम वो VBSA के थ्रू देख लें या NTA के थ्रू देख लें, ये तमाम तरीके के अटैक्स को हाईलाइट करते रहते हुए हमारे चेंजिंग यूनिवर्सिटी स्पेसेस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो करप्शन हम अपनी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जो एक लंबे समय से सरकार के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। आप चाहे कितना कैंपेन चला लीजिए शटडाउन JNU का, कितना बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, आपका खुद का डेटा बार बार इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि JNU इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। फिर इस तरीके के करप्शन के लिए जो वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका इस्तीफा होना, क्या उसको अपने पद से हटाए जाना इस देश को, देश के स्टूडेंट्स को सर्व करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए वो वाइस चांसलर जो सोशल जस्टिस से लेकर के जेंडर जस्टिस की तमाम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हुए लगातार पब्लिक डोमेन में कमेंट करती रहती हैं, वो वाइस चांसलर जो JNU के एकेडमिक इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमारे पुराने वाइस चांसलर से भी 4 कदम आगे बढ़ के आ रही हैं, उनका इस्तीफा हो, ये यहाँ से हमारी मांग है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।